शहर में अचानक पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ता है कि कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची इमारतें डूबने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है और उसी बीच एक माँ पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने से पानी की एक विशाल दीवार सीधे उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरा फ्लैट पानी में डूब जाता है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी था। उसी डूबे हुए घर के अंदर वो अपने बेटे को ढूंढती है और तभी उसकी नजर उस पर पड़ती है। वो पानी में बेहोश पड़ा होता है। वो कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दरवाजा हिलता तक नहीं। उसका बेटा धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा होता है। अब उसके पास सिर्फ कुछ ही पल बचे थे। अगर उसने अब भी दरवाजा नहीं खोला तो वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये तबाही यहीं नहीं रुकेगी और इस खौफनाक पल तक पहुंचने से पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कहानी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है, जहां आना नाम की एक अकेली माँ अपने मासूम बेटे सियोंग के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही होती है। लेकिन उस दिन मौसम का मिजाज कुछ अजीब था और आसमान से लगातार तेज बारिश हो रही थी। रोज की तरह जब आना अपने बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करने रसोई में जाती है तो अचानक उसकी नजर फर्श पर रेंगते हुए पानी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल रहा था। और जब वो घबराकर खिड़की से बाहर का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर का उफनता हुआ पानी अब शीशे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर वो सन्न रह जाती है, क्योंकि वो उस ऊंची इमारत की तीसरी मंजिल पर रहती थी और पानी का इतनी ऊंचाई तक पहुंचना किसी बड़े और खौफनाक खतरे का सीधा इशारा था। तभी अचानक बाहर से एक घबराई हुई आवाज में ऐलान होता है कि पानी तीसरी मंजिल तक आ पहुंचा है और सब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ऊपर की मंजिलों की तरफ भागने को कहा जाता है। यह दिल दहला देने वाली खबर सुनते ही आना बिना एक भी पल बर्बाद किए अपने बचाव का जरूरी सामान पैक करने लगती है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक अजनबी आदमी बेहद जल्दबाजी में पूछता है कि क्या वो डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही है और क्या पानी उनकी मंजिल तक घुस चुका है। जैसे ही आना घबराते हुए हाँ में जवाब देती है तो वो आदमी उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि कुछ ही पलों में उनकी पूरी मंजिल पानी में डूब जाएगी, इसलिए उसे तुरंत वहां से निकलकर ऊपर की तरफ आना होगा, क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए ऊपर ही इंतजार कर रहा है। और इतना कहते ही फोन कट जाता है। फोन कटते ही आना अपनी धड़कनों पर काबू पाती है और सिर्फ सियोंग की जरूरी दवाइयां अपने बैग में रखती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखती है तो बाहर का खौफनाक मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का एक ऐसा विशालकाय सैलाब उमड़ रहा था जो किसी खूंखार शैतान की तरह वहां मौजूद हर चीज को निगलने के लिए बेताब था। और उस मौत के डर से सैकड़ों बेबस लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन इस भयानक कयामत के बीच भी वो माँ हार नहीं मानती और अपने बेटे को अपने कंधों पर बिठाकर उस मौत के समंदर को चीरते हुए सीढ़ियों की तरफ अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। जैसे ही आना सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं, क्योंकि वहां जान बचाने के लिए लोगों की एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। उस भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने का सीधा मतलब मौत को गले लगाना था, क्योंकि नीचे से पानी का भयानक सैलाब बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। तभी मौत के उस खौफ के बीच उसे इमारत की दूसरी तरफ बनी एक और सीढ़ी की याद आती है। बिना एक भी पल गंवाए वह उस आखिरी रास्ते की तरफ भागने लगती है, जबकि दूसरी तरफ पानी का खौफनाक रूप बेबस लोगों को अपनी खूंखार लहरों में खींचकर हमेशा के लिए डुबो रहा था। मौत का ऐसा खौफनाक मंजर देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाती। पानी से बचकर भागते हुए वे दोनों सीढ़ियों से कई मंजिल ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी यह राहत भी सिर्फ कुछ ही पलों की होती है, क्योंकि आगे का पूरा रास्ता पुराने कबाड़ से पूरी तरह बंद पड़ा था। उस भारी मलबे को हटाकर रास्ता बनाने में इतना वक्त लग जाता कि मौत का वो सैलाब उन्हें जिंदा निगल लेता। कोई और रास्ता ना देखकर वो बेबस माँ अपने बेटे की जान बचाने की जद्दोजहद में उसे लेकर एक मंजिल नीचे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो उस नीचे वाली मंजिल पर पहुंचते हैं, अचानक उस अफरा तफरी में उसे दूर से किसी अजनबी की आवाज सुनाई देती है जो उसी का नाम पुकार रहा था। वो आवाज सुनकर आना का ध्यान उस तरफ जाता है और जैसे ही वो वापस पलटकर अपने बेटे की तरफ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका बेटा सियोंग वहां नहीं था। एक तरफ तेजी से बढ़ता हुआ पानी और दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ में अपना बच्चा खो जाने पर आना पागलों की तरह तड़प उठती है और वो बदहवास होकर अपने बच्चे को उस खौफनाक भीड़ में हर तरफ तलाशने लगती है। और अब कहानी उसी खौफनाक पल पर आ पहुंचती है जो हमने शुरुआत में देखा था।
वो भयानक लहर बिल्डिंग से टकराती है और आना अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस घुटन भरे पानी में अपनी जान दांव पर लगा देती है। काफी मशक्कत के बाद उसे सियोंग मिल तो जाता है, लेकिन दरवाजा जाम होने की वजह से उनकी सांसें टूटने लगती हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक उसी पल एक फरिश्ते की तरह वो अजनबी आदमी वहां पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों को उस मौत के पानी से खींचकर सुरक्षित ऊपर ले जाता है। पानी से बाहर आते ही वो आदमी बिना रुके तुरंत उस मासूम बच्चे के सीने को जोर से दबाकर उसके अंदर भरा सारा पानी बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सियोंग के अंदर फिर से जान आ जाती है। इधर वो आदमी वीडियो कॉल पर अपने ऑफिस को बताता है कि उसने दोनों को बचा लिया है। हजारों लोगों को उस मौत के दलदल में छोड़कर वो अजनबी आखिर सिर्फ आना को ही क्यों बचा रहा था? जब आना ने घबराकर उस अजनबी की पहचान पूछी तो उसने अपना नाम हीजो बताते हुए खुलासा किया कि वो डार्विन कंपनी का एक खास सुरक्षा एजेंट है, जिसे सिर्फ उन्हें वहां से जिंदा निकालने का सख्त हुक्म मिला है। ऊपर भागते हुए उस उफनते पानी के तेज खारेपन को महसूस करके आना समझ चुकी थी कि यह कोई मामूली बारिश नहीं है। जैसे ही उसने इस बारे में पूछा तो हीजो ने एक ऐसा रूह कंपा देने वाला खुलासा किया जिसने आना के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि वो भयानक सैलाब बारिश का नहीं बल्कि समंदर का पानी है, जो अंटार्कटिका में गिरे एक विशाल उल्कापिंड के कारण वहां की सारी बर्फ पिघलने की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया है। यह खौफनाक सच सुनकर आना सन्न रह जाती है और पूछती है कि क्या वैज्ञानिकों को इस कयामत की कोई भनक नहीं थी। इस पर ही जो बेहद ठंडी आवाज में जवाब देता है कि उन्हें मौत के इस खेल का पहले से पता था, लेकिन तबाही रोकने का कोई रास्ता ना होने के कारण उन्होंने पूरी दुनिया से यह सच छिपाए रखा ताकि बेवजह का खौफ ना फैले। इसके बाद ही जो सीधे शब्दों में कह देता है कि आज इस पूरी दुनिया का आखिरी दिन है और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मौत की यह डरावनी हकीकत सुनकर आना अंदर तक हिल जाती है और खौफ में पूछती है कि अगर आज सच में सब कुछ खत्म ही होने वाला है तो फिर वो अपनी जान बचाकर आखिर जा कहां रहे हैं। आना के इस सवाल पर हीजो एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर आना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि डार्विन कंपनी कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वो आने वाले विनाश के बाद इंसानियत को दोबारा जिंदा करने का एक बेहद गुप्त मिशन चला रही है, जिसके तहत दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंसान तैयार किए जा रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने मशीनी शरीर तो बना लिए हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानी इमोशंस नहीं डाल पाए और पूरी दुनिया में सिर्फ आना और उसकी बॉस ही वो रिसर्चर हैं जिन्होंने इस नामुमकिन काम को कर दिखाया है। हीजो आगे बताता है कि आना की बॉस और उनका बच्चा सुबह से ही इस भयानक बाढ़ में लापता है, इसीलिए वो आना को हेलीकॉप्टर के जरिए एक टेम्परेरी शेल्टर में ले जा रहे हैं, जहां से उसे यह अहम मिशन सौंपा जाएगा। यह पूरी हकीकत और इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ सुनकर आना पूरी तरह परेशान हो जाती है, लेकिन मौत के इस उफनते सैलाब के बीच अब उसके पास और रास्ता बचा भी नहीं था। जान बचाने के लिए ऊपर भागते वक्त सियोंग को टॉयलेट ले जाने की वजह से उन्हें मजबूरी में एक सुनसान फ्लैट में घुसना पड़ता है, लेकिन उनकी ये छोटी सी राहत तुरंत मौत के एक नए जाल में बदल जाती है, क्योंकि वहां घुसते ही हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है और हीजो तुरंत समझ जाता है कि फ्लैट की गैस लाइन बुरी तरह लीक हो रही है। इस खतरे को भांपकर वो तीनों जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकलते हैं कि अचानक गैस आग पकड़ लेती है और पूरी बिल्डिंग भयानक धमाकों से दहल उठती है। आग से आगे का रास्ता पूरी तरह तबाह हो जाता है। कोई और चारा ना देखकर हीजो बिना एक भी सेकंड गंवाए बालकनी की खतरनाक ग्रिल पकड़कर सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाता है। आना अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटे सियोंग को सुरक्षित हीजो के हाथों में सौंप देती है। तभी किनारे से उसका पैर फिसल जाता है और एक दर्दनाक चीख के साथ वो सीधा नीचे मौत के उस उफनते पानी में जा गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और किसी तरह तैरकर सबसे नजदीक वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। उस खौफनाक पानी से बाहर निकलकर वो जैसे ही और ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे एक बंद लिफ्ट से किसी बच्चे के रोने की दर्दनाक आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने में अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन अचानक एक और खूंखार लहर आकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देती है। इस खतरे के बीच सियोंग का ख्याल आते ही आना पागलों की तरह ऊपर की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि शुगर लेवल तेजी से गिरने की वजह से सियोंग की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इस अफरा तफरी में वो बच्चे की सारी दवाइयां भी पानी में पहले ही खो चुकी थी। बेबस होकर जब आना सियोंग को लेकर आगे बढ़ने लगती है, तभी हीजो बड़ी बेरुखी से उसे कहता है कि सियोंग के लिए इतना पागल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आना के पास उसके पूरे दिमाग और इमोशंस का बैकअप मौजूद है, जिसके जरिए वो जब चाहे उसकी एक नई कॉपी बना सकती है। इसलिए अब उसके पीछे वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। एक तरफ अपने बच्चे की टूटती सांसें और दूसरी तरफ हीजो की ये बेदर्द बातें सुनकर आना का खून खौल उठता है।
वो गुस्से में हिजो को नजरअंदाज करती है और सियोंग को लेकर एक अनजान फ्लैट में घुस जाती है। वहां मिली कुछ चीजों के जुगाड़ से वो जैसे तैसे एक दवाई तैयार करके सियोंग को पिलाती है, जिसके बाद कुछ ही देर में उसकी हालत सुधरने लगती है। कुछ ही देर बाद हिजो एक और ऐसा सच उजागर करता है जो आना को अंदर तक तोड़ देता है। वो बताता है कि उनका प्लान बदल चुका है और फिलहाल सियोंग को अंतरिक्ष वाले रिसर्च सेंटर में नहीं ले जाया जा सकता। आना तुरंत समझ जाती है कि हिजो ने यह बात जानबूझकर छिपाई थी, क्योंकि अगर उसे यह सच पहले पता चल जाता तो वो कभी उसके साथ नहीं आती। उनके बीच यह बहस चल ही रही होती है कि तभी उनकी नजर एक विशाल और खूंखार लहर पर पड़ती है जो तेजी से उनकी बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है। मौत की उस लहर से बचने के लिए वो तीनों अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की तरफ भागते हैं और वो खतरनाक लहर देखते ही देखते नीचे के कई फ्लोर्स को निगल जाती है। किसी तरह ऊपर की मंजिलों तक पहुंचने पर आना की नजर एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ती है जो दर्द से तड़प रही होती है। उस औरत का पति मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन इस भयानक स्थिति में आना पूरी तरह मजबूर थी और चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। भागते हुए वो आखिरकार छत पर पहुंच जाते हैं, जहां कंपनी की रेस्क्यू टीम पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही रेस्क्यू टीम के लोग अचानक आना के हाथों से सियोंग को बेरहमी से छीन लेते हैं। अब आना के सामने यह खौफनाक सच आता है कि टेम्परेरी शेल्टर पर ले जाने वाली बात एक कोरा झूठ था। वो सियोंग को साथ ले जाने के लिए बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन कंपनी वाले साफ कर देते हैं कि एक नया इमोशन इंजन बनाने के लिए उन्हें सियोंग की सख्त जरूरत है और वो उसे किसी भी कीमत पर साथ नहीं ले जा सकती। आना उनके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच आना की आंखों के सामने रेस्क्यू टीम के दो लोग अचानक हिजो को गोली मार देते हैं। हिजो को अपने सामने मरता देख आना समझ जाती है कि अब इस तबाही में उसके हाथ में कुछ नहीं बचा है। खौफ और बेबसी के उस माहौल में वो आखिरी बार सियोंग को कसकर गले लगाती है, उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और भारी कदमों से सीधा जाकर वहां खड़े हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। हेलीकॉप्टर आना को तबाही से निकालकर एक सीक्रेट लॉन्च बेस पर ले जाता है। वहां उसे एक विशाल रॉकेट में बैठाकर सीधा अंतरिक्ष में मौजूद इसाबेला लैब की तरफ भेज दिया जाता है और उनके देखते ही देखते नीचे धरती पूरी तरह तबाह हो जाती है। अंतरिक्ष के उस सफर में रॉकेट के अंदर मौजूद एक सीनियर साइंटिस्ट आना को बताता है कि अब वे मानव जाति की सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करेंगे, जहां सबसे पहले एक माँ और बच्चे को बनाया जाएगा। इस पर आना जवाब देती है कि बच्चा तो पहले ही बन चुका है, अब वो खुद एक आर्टिफिशियल माँ बनेगी। आना आगे अपना प्लान समझाते हुए कहती है कि वो इस टेस्ट में माँ को सब्जेक्ट बनाएगी और बच्चे को कहीं दूर गायब कर देगी। अपने बच्चे को ढूंढने की उस खौफनाक जद्दोजहद में उस माँ को कई भयानक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो नाकामयाब हुई तो वो शुरुआत से फिर से शुरू करेगी, लेकिन अगर वो सारी मुश्किलें पार करके अपने बच्चे को ढूंढ लेती है तो उनका काम पूरा हो जाएगा। उन दोनों के बीच यह बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल मलबा उनके रॉकेट से जोरदार तरीके से टकराता है और एक भयानक धमाके के साथ हम सीधा कहानी की बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाते हैं, जहां आना अपने घर में सोकर उठती है और देखती है कि उसके कमरे में बाढ़ का पानी भर रहा है। दरअसल रॉकेट क्रैश होने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक खौफनाक टाइम लूप शुरू हो जाता है। आना किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह बार बार अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार किसी न किसी खौफनाक वजह से मारी जाती है और ये लूप रिस्टार्ट होता रहता है। फिर एक लूप में आना हिजो को इस सारी सच्चाई के बारे में बता देती है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे कंपनी के लोग उसे इस्तेमाल करने के बाद छत पर बेदर्दी से मार देंगे। हिजो को जैसे ही ये सब समझ आता है, वो तुरंत आना की बातों पर यकीन कर लेता है और सियोंग को ढूंढने में उसकी मदद करने लगता है। इस खौफनाक टाइम लूप का सबसे बड़ा और डरावना सबूत उसकी टी शर्ट पर लिखा वो नंबर है, जो हर नई कोशिश के साथ बदलता रहता है। ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि वो कितनी बार इस मौत के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान गंवा चुकी है। हजारों बार कोशिश करने और बार बार दर्दनाक मौत का सामना करने के बाद आखिरकार एक लूप में आना उस टूटती हुई बिल्डिंग की छत पर रखी एक पुरानी अलमारी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस अलमारी का दरवाजा खोलती है, उसका बेटा सियोंग वहीं अंदर छिपा हुआ मिलता है। आना रोते हुए उसे छोड़कर चले जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन तभी सियोंग उसे बताता है कि शुरुआत में हेलीकॉप्टर पर बैठने से पहले खुद आना ने ही उसके कान में यहाँ छुपने के लिए कहा था और इसीलिए वो तब से वहीं छुपकर सिर्फ अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। आना ने आखिरकार अपने बच्चे को ढूंढ लिया था, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ठीक इसी पल कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच दुनिया के सामने आता है। हमें पता चलता है कि ये हजारों बार की कोशिशें, वो टी शर्ट के बदलते नंबर और वो पूरी तबाही, इनमें से कुछ भी हकीकत नहीं था। ये सब सिर्फ एक AI सिमुलेशन के अंदर चल रहा था।
असलियत तो यह है कि जब आना पहली बार उस रॉकेट में बैठकर स्पेस में जा रही थी, वो तभी उस क्रैश में मारी गई थी। लेकिन मरने से पहले अपलोड हुआ उसका डिजिटल दिमाग उसी सिमुलेशन में फंसकर हजारों बार इस दर्द को सिर्फ इसलिए सह रहा था ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढने का अपना वो आखिरी वादा पूरा कर सके। तभी आखिरी सीन में कंपनी के गार्ड्स फिर से हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और भागकर आना की तरफ आते हैं। लेकिन इस बार आना पूरी तरह तैयार थी। वो बिना एक सेकंड गंवाए सियोंग को गोद में उठाती है और छत के किनारे की तरफ भागती है। गार्ड्स के पकड़े जाने से ठीक पहले वो सियोंग को छत से नीचे उस अथाह पानी में कूद जाने को कहती है और खुद उन गार्ड्स को रोकने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद वो भी किसी तरह उनसे बचकर छत से उस गहरे समंदर में कूद जाती है और पानी के अंदर अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है। उनके पीछे से एक विशाल और खूंखार लहर उनके ऊपर आकर गिरती है और अगले ही पल हम सीधा उन्हें कंपनी की लैब में पूरी तरह से फिर से बनता हुआ देखते हैं। इस बार उनका एआई सिमुलेशन कंप्लीट हो गया था। अब माँ और बेटे का वो आर्टिफिशियल शरीर पूरी तरह तैयार हो चुका था, जिसके अंदर असली आना और सियोंग की यादें, उनका प्यार और इंसानियत हमेशा के लिए जिंदा थी। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।